वेलकम स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, उसकी आपको इक्वेशन में डिराइव करके बताई थी। आज उसकी हम डेफिनेशन समझेंगे कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को हम कैसे समझ सकते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि अगर कोई इक्वेशन हमारी ए और बी उससे मिलकर बन रहा हमारा सी प्लस डी, ये हमारे रिएक्टेंट है, ये हमारे प्रोडक्ट हैं। तो इक्विलिब्रियम में क्या बताया था मैंने आपको कि एट इक्विलिब्रियम के सी इज इक्वल टू C to the power C, D to the power D, and A to the power A, B to the power B. This is known as equilibrium constant. जहां Kc क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। और उसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है, हम लिखेंगे एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर in equilibrium, the product of equilibrium, the product of molar concentration of product of molar concentration of product when each concentration term are raised to power equal to their stoichiometric coefficient, in balanced chemical equation, divided by product of molar concentration of reactant, product of molar concentration of reactant when each concentration term are raised to power equal to their stoichiometric coefficient, have constant value। क्या रखती है वो? कांस्टेंट वैल्यू रखती है, which is known as इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। एंड दिस लॉ इज नॉन एज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहा उन्होंने, समझ लीजिए। थोड़ा स्टेटमेंट बड़ा है, ये ऐसे लिखा जाता है ए बी बी सी डी डी, ये हमारी रिएक्शन है। अब अगर मैंने कल आपको बताया था इसके लिए इक्वेशन ड्राइव करके केसी की वैल्यू सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी होता है, और केसी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू मैंने कल आपको बताई भी थी कि ये हमारी क्या होता है, के एफ डिवाइड बाई के बी के बराबर होता है, यानी रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड एक्शन। दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो हम इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। अब इसकी डेफिनेशन आती है
इसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली वो उसका स्टार्टिंग यहीं से होता है। तो उन्होंने क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, ये जो प्रोडक्ट है हमारे, एक प्रोडक्ट तो हमने यूज किया गुणनफल के लिए, दूसरा यूज किया जो बनते हैं उनके लिए, यानी द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट when each concentration term are raised to power equal to their stoichiometric coefficient in balanced chemical equation divided by product of molar concentration of reactant when each concentration term are raised to power equal to their stoichiometric coefficient in balanced chemical equation। ये यहां रह गया था, मैं यहां लिख देता हूं, इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन have constant value which is known as equilibrium constant and this law is known as law of chemical equilibrium। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको आप प्लीज समझिएगा ये क्या होता है, कैसे हम करते हैं। तो इस तरह हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है हमारा, ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको बात। तो इस तरह आप इसको निकाल लेंगे। अब बात आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी किस कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। तो बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी, यानी केसी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नंबर 1, पहली बात तो क्या होती है, इट डू नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता। नंबर 2, it is applicable only when reactant and product have attained the equilibrium। यानी ये तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारा इक्विलिब्रियम क्या होगा, अटेन हो चुका होगा। नंबर 3, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is reverse of the equilibrium constant for forward direction, is reverse of equilibrium constant of backward direction। The equilibrium constant for forward direction is inverse of equilibrium constant for backward direction। इसका मतलब क्या है, देखिएगा, अगर आप कोई रिएक्शन लेते हैं, सपोज कीजिए आपने एक रिएक्शन ली, आप इसका समझ लीजिएगा। चौथा पॉइंट चलो बाद में बताता हूं। मान लीजिए आपने N2G प्लस 3S2G लिया, उसके बाद में आपने क्या किया, आपने लिया बेटा 2NH3। अगर आप इसके लिए वैल्यू निकालते हैं Kc, तो वो हो जाएगी NH3 का होल स्क्वायर, यहां होगी N2 और यहां क्या होगी S2 का होल क्यूब। मान लीजिए Kc है। अब मैं इसी के लिए फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन लिखता हूं, तो क्या होगी, फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, क्या होगा, हम इसको यहां लिख लेते हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए सपोज कीजिए हमने लिया 2NH3 जी, ये काय में कन्वर्ट हो गया N2G में प्लस 3S2G में। तो अगर मैं इसके लिए क्या करूंगा,
इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लिया मैं के सी डैश मान लेता हूं, तो ये कहां के बराबर होगा, मोलर कंसंट्रेशन N2 मोलर कंसंट्रेशन H2 का होल क्यूब डिवाइड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 होल स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी द के सी डैश, ये क्या होगा हमारा के सी डैश हो जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों में रिलेशन देखता हूं तो देखो यहां पर ये तो बैकवर्ड डिरेक्शन थी और ये क्या हमारी फॉरवर्ड डिरेक्शन है, तो यहां पर क्या होगा, आप देखेंगे के सी इज इक्वल टू 1 अपॉन के सी डैश। तो इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डिरेक्शन इज इनवर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डिरेक्शन। तो जो हमने फॉरवर्ड डिरेक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट माना है और जो बैकवर्ड के लिए माना है, तो फॉरवर्ड का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो इनवर्स होता है बैकवर्ड डिरेक्शन के। ठीक है, ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी थी। अब हम बात करते हैं इसकी चौथी प्रॉपर्टी की। इसको बार बार रिवाइंड करके देखिएगा वीडियो को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको बता दूंगा। ये बार बार देख के करने वाला चैप्टर बेटा डिफिकल्ट चैप्टर है थोड़ा, इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद में क्या आएगा आपका, इसके बाद हम बात करते हैं फोर प्रॉपर्टी की। फोर प्रॉपर्टी क्या है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ध्यान रखना किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर ओनली। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो ना तो कंसंट्रेशन पे करती, ना फॉरवर्ड बैकवर्ड पे मैटर करता है, इसका किस पे डिपेंड करती है, ये केवल आपका डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। ठीक है, तो इस तरह आप इसको देख लेंगे, ये क्वेश्चन आपकी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आपका, ये तो हमारा केसी। अगर मैं लिखता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर, अभी तो हमने कंसंट्रेशन के टर्म में लिया था बेटा। अगर हम इसी क्वेश्चंस को अगर हम इसको प्रेशर की टर्म में लेने लगे, तो प्रेशर की टर्म में क्या होगा, प्रेशर की टर्म में हम लिखते हैं केपी बराबर, उसको केपी से इंडिकेट करते हैं, केपी बराबर आता है आपका, मान लीजिए आपने क्या लिया, वही इक्वेशन ली थी ए बी बी सी सी डी डी वाली, यानी ए प्लस बी बी सी सी प्लस डी डी, ये आपने इक्वेशन लिए। अगर आप इसके लिए पीसी केपी निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी। दिस विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर। फिर समझिएगा क्या होता है, मैंने आपको बताया था केसी कैसे निकालते हैं, केसी बराबर था सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी। और फिर उसके बाद आपकी करेक्टरिस्टिक्स आ गई। पहली बात तो इट डू नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसर्न रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कंसर्न पर डिपेंड नहीं करता। इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव अटेन द इक्विलिब्रियम, यानी ये तभी एप्लीकेबल होगा जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका हो। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डिरेक्शन इज इनवर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डिरेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया एक एग्जांपल से, ये आपका एग्जांपल है, मैं लिख देता हूं यहां पर। फॉर एग्जांपल, अगर हमने लिया है N2G प्लस 3H2G इज इक्वल टू 2NH3, तो केसी की वैल्यू होगी NH3 पावर 2, N2 की पावर 1, H2 की पावर होल क्यूब। फॉर बैकवर्ड डिरेक्शन, अगर मैं इस सेक्शन को बैकवर्ड में लिख दूं, यानी मैंने इसको रेक्टेंट मान लिया, इसको प्रोडक्ट मान लिया, तो अब यहाँ क्या होगा, मैंने उल्टा कर दिया। इस सेक्शन के लिए मैंने केसी डैश माना, तो इसकी वैल्यू ये आ गई, और ये काहे के बराबर है, ये 1 अपॉन, यानी इस केस में क्या देखें, केसी डैश काहे के बराबर रहेगा, आप ऐसे लिख लीजिएगा केसी डैश बराबर 1 अपॉन केसी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं, बात कोई नहीं, बात एक ही है। चाहे लिखे केसी बराबर 1 केसी डैश बराबर 1 अपॉन केसी, या लिखने केसी बराबर 1 अपॉन केसी डैश, बात सेम है। अब वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द टेंपरेचर ओनली। ध्यान रखना, बहुत पूछते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, जब भी बात आएगी आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, चाहे वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी चीज का हो, दैट डिपेंड ओनली एट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और अगर मान लीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकालते हैं इन टर्म ऑफ प्रेशर, सो इन दैट केस यू विल टेक
ए बी बी सी सी डी डी, तो इस केस में अगर हम प्रेशर मानेंगे तो वहां पर क्या है हमारे, हम लिख देंगे ऊपर कि पी ए पी बी पी सी पी डी, दीज आर द क्या है हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस कंपोनेंट, यानी पी ए कोमा पी बी कोमा पी सी कोमा पी डी आर पार्शियल प्रेशर of individual of each gases, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात। ठीक है, अब हम लिखते हैं टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये केमिकल इक्विलिब्रियम आपके दो तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरे कहलाते हैं हमारे हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। तो टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, समझिएगा। ए पहले कहते हैं बेटा आपका होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी ऐसे इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम फेज में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एक ही फेज में हो, वो क्या कहलाएगा, उसको हम बोलते हैं आपका होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। अरे यार मैंने मिटा दिया, रब कर दिया, मिटाना दूसरा था। तो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या हुआ, लिखेंगे टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी दो है हमारे, एक कहलाता है होमोजीनियस मीन्स दोज इक्विलिब्रियम in which reactant and product both are in same phase, जहां पर दोनों क्या हो, सेम फेज में हो, इज कॉल्ड होमोजीनियस। क्या कहेंगे उसको, होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने नीचे आपको लिखा है, एग्जाम्पल में क्या है, आप लेते हैं N2G प्लस 3S2G, तो आप देख रहे हैं यहां पर नाइट्रोजन हमारी गैस है और हाइड्रोजन भी हमारी गैस है और उसके बाद अमोनिया भी हमारी गैस है, तो जिसमें हमारे तीनों कंपोनेंट क्या है, सेम फेज में हो, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट सारे हमारे एक ही फेज में हो, उसको हम होमोजेनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और इसके लिए हम केसी इस तरह से निकाल सकते हैं, तो इसका इसकी वैल्यू आ गई। ये तो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का ए, मान लीजिए ए हमने एग्जांपल लिया, अब हम बी ले लेते हैं। मान लीजिए आपने क्या लिया, H2G प्लस Cl2G, यहां पर क्या है 2HClG, ये भी क्या है होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। सी पार्ट ले लीजिए, आपने लिया हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, यानी ये हमारा लिक्विड है, H2 हमारा लिक्विड है, दोनों की रिएक्शन हो गई, क्या बना, ये बन गया आपका एसिटिक एसिड, ये भी लिक्विड, और प्लस एथेनॉल C2H5OH, ये भी लिक्विड। ठीक है बेटा, तो ऐसे केमिकल इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम फेज में होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। तो तीन एग्जांपल आपके होमोजेनियस इक्विलिब्रियम के, यहाँ पर ये गैस है, ये गैस है, और यहाँ पर क्या है, ये आपका लिक्विड है। अब बात आती है आपकी हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम की। तो ऐसे इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में ना हो, तो क्या कहलाएंगे,
उनको बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, यानी दोज इक्विलिब्रियम in which reactant and product are not in same phase, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में ना हो, कॉल्ड क्या कहलाते हैं? हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जांपल, मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप देखते हैं, जैसे आपने क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इसको आपने क्या करा, गर्म कर दिया। जब हीट करेंगे तो क्या बनाएगा, CO2G और प्लस CaOS। तो यहां पर क्या है, ये गैसेस फेज में भी है और सॉलिड फेज में भी है, तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम हुआ। इसी तरह आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये सॉलिड है, इसमें आपने वाटर डाला, ये लिक्विड है, और यहां पर क्या बन गया हमारा, ये बन गया CaOH होल ट्वाइस एक्वस। यहां पर क्या है, सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, हेट्रोजीनियस हुआ। सी पार्ट देख लेते हैं। सपोज कीजिए आपने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, और जी हमारा Ca हुआ, सॉलिड हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, चलो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, थर्ड यही हम याद रखते हैं फिलहाल कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। इनके अंदर क्या है, हाँ सी पार्ट आ गया यार। सी पार्ट मान लीजिए आपने CO2 लिया, गैस है, जब आपने वाटर में इसको डिजोल्व किया तो क्या बनाया ने, इसने बनाया CO2 एक्वस, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है हमारा, ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में बात आती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में बात पता कर सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगी। अब वो आपसे पूछता है, कुछ रिएक्शन देगा, वो बोलेगा इन रिएक्शन के लिए आप Kp की Kc की वैल्यू निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो, यानी एप्लीकेशन ऑफ, समझ लेना, या अप्लाइंग ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ऑन सम इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रिया एक ही बात होती है। देखिए कैसे, मान लीजिए आपने कोई इक्वेशन ली, आपने सपोज के लिए एक एग्जांपल बताता हूं आपको, PCl5 लिया, PCl5 काय में टूट जाएगा, PCl3G में और प्लस Cl2G। अगर मैं इसके लिए Kc की वैल्यू निकाल लूंगा तो क्या होगा, मैं लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 और पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, यानी Kp की वैल्यू, सॉरी ये। अब अगर मैं इसकी यूनिट निकालना चाहूं तो प्रेशर यूनिट ATM होती है, ATM इंटू ATM डिवाइड बाई ATM। ATM से ATM कैंसिल हो गया तो क्या यूनिट बची, ATM। तो हमने Kp की वैल्यू भी निकाल ली और इसको अप्लाई भी कर दिया। अब दूसरा आप देखिएगा, इसके अंदर अगर मैं इसको Kc के टर्म में निकालता हूं तो Kc के टर्म में क्या होगा, इसी इक्वेशन के लिए Kc कैसे निकालेंगे बेटा, Kc में आप देखिएगा हम लिखेंगे आपका कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। अगर मैं इसकी यूनिट निकालता हूं तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स, तो ये हमारा मोल लीटर इनवर्स आया इंटू मोल लीटर इनवर्स डिवाइड बाई मोल लीटर इनवर्स
इससे आपका कैंसिल हो गया, तो यूनिट क्या आ गई? मोल लीटर इनवर्स। इस तरह हम इनकी यूनिट निकालते हैं और हम इनके ऊपर केपी केसी की वैल्यू को अप्लाई कर देते हैं। और ले लीजिएगा, अगर आपने लिया, ये भी एग्जांपल बताता हूं आपको। मान लीजिए आपने N2G प्लस 3S2G लिया और मिलके क्या बनाया उन्होंने? 2NH3G बनाया। अब अगर आप इसके लिए केसी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? NH3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई N2 की मोलर कंसंट्रेशन डिवाइड बाई H2 की मोलर कंसंट्रेशन होल थ्राइस। अब अगर मैं यूनिट लिखता हूं तो मोल लीटर इनवर्स का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स, और यहां आएगा मोल लीटर इनवर्स का होल क्यूब। यहां पावर 4 है, यहां पर 3 पावर से खत्म हो गई पावर। अगर मैं इसका यूनिट लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? दैट वुड बी मोल लीटर इनवर्स टू द पावर -2। क्यों? ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी इसकी केसी बराबर मोल टू द पावर -2 और लीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ केसी फॉर दिस इक्वेशन। ओके, नाउ वी विल see it for the next example। अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, अगर हम केसी की वैल्यू निकालते हैं, सी सी हमने क्या ले लिया? सपोज कीजिए सी हमने लिया CO2G, उसके बाद CO2 एक्वस। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आएगा केसी की वैल्यू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एक्वस डिवाइड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2G। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? जो हमारा इसमें नहीं यार, दूसरा लिखता है। और ले लीजिएगा, हो गया हमारा। इस तरीके से ये दो एग्जांपल है आपकी, PCl5 हुआ, PCl3 हुआ, और भी आपको एग्जांपल दिए गए हैं, तो उन पे भी हम क्या करेंगे? इसको अप्लाई कर देंगे। अब मान लीजिए हम इस पे ही निकाल लेते हैं, किस वाले पे? ये मैं इसको सी बता देता हूं। सी क्या होगा इसमें? केसी अगर निकालता हूं तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CaO डिवाइडेड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO3। हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि फॉर, अगर हमारे पास प्योर सॉलिड है और प्योर लिक्विड है, ठीक है, या प्योर गैस है, तो उनकी मोलर कंसंट्रेशन 1 होती है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इसके मोलर कंसंट्रेशन हमारी 1, सॉरी यहां पर आ जाएगी हमारे CO2, CO2 की मोलर कंसंट्रेशन को मैं क्या, CO2 आ जाएगा, और बाकी सब क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर मैं यूनिट निकालूंगा तो क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि इसकी वैल्यू 1, क्योंकि सॉलिड है, इसकी वैल्यू 1 सॉलिड है। अगर मैं Kp की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCO2। यूनिट निकालूंगा तो क्या हो जाएगी? ATM। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपकी कैलकुलेट हो जाएंगी। तो और आपको देखता हूं, एनसीईआरटी बताता हूं, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे घुमा के दे देते हैं, देखिएगा। जैसे सपोज कीजिए उन्होंने आपको दिया है
मान लीजिए आपको अगली क्वेश्चन दे दी, सपोज करो ए बी सी। अब हम डी की बात करते हैं। डी में हमें दिया है ये डी एग्जाम्पल है। मान लीजिए वो कहते हैं H2G प्लस I2G मिलकर क्या बना रहे हैं, 2HIG, ये बना रहे हैं। अगर मैं इसके लिए केसी की वैल्यू निकालूंगा तो HI का होल स्क्वायर, H2 की मोलर कंसंट्रेशन, I2 की मोलर कंसंट्रेशन। अब यहां पर केसी की वैल्यू अगर हम निकाल देंगे तो क्या होगा, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड लेंगे बेटा, प्योर 1। अब यहां पर क्या होगा, HI की कंसंट्रेशन अगर मैं केपी की वैल्यू निकालू और मैं केसी की वैल्यू निकालता हूं इसके लिए, तो केसी क्या होगी, केसी इज इक्वल टू PHI का होल स्क्वायर, PH2 एंड PI2, ये हमारी हो जाएगी। इसकी वैल्यू आ गई हमारी मोल लीटर इनवर्स का होल स्क्वायर, यहां पर भी आई मोल लीटर इनवर्स, यहां पर भी मोल लीटर इनवर्स, इससे आपकी कैंसिल होगी। इसका मतलब क्या है, यूनिट लेस। इस केस में क्या होगा, कोई यूनिट नहीं है, यानी केसी हैव नो यूनिट। अगर केसी की वैल्यू नहीं है तो केपी की वैल्यू भी नहीं होगी। अब अगर मैं यहां करता हूं एटीएम का स्क्वायर डिवाइड बाई एटीएम इंटू एटीएम, ये से कैंसिल। इसका मतलब क्या है, केपी भी क्या होगा हमारा, केपी भी यूनिट लेस हो जाएगा। तो इस केस में केपी एंड केसी बोथ आर यूनिट लेस। लिखेंगे आप, इन अबव इक्विलिब्रियम बोथ केपी एंड केसी आर यूनिटलेस। कैसे होते हैं, यूनिटलेस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम निकाल लेते हैं। ये तो क्या रहता है हमारा केसी, केपी केसी क्या होते हैं। अब बात आती है क्यूपी, सॉरी क्यूसी। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वोशेंट रेशियो। क्वोशेंट रेशियो इसको बोलते हैं क्यूसी। क्यूसी क्या है, क्यूसी की वैल्यू भी सेम होती है जैसे केसी की होती है, लेकिन क्यूसी को हम कभी भी, क्यूसी कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ए रिएक्शन अदर देन इक्विलिब्रियम। यानी कहां कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, अदर देन इक्विलिब्रियम। और अगर हमारी रिएक्शन है ए ए प्लस बी बी, इससे बनता हमारा सी सी प्लस डी डी, तो क्यूसी क्या आएगा, वो भी आएगा। सेम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, पर फर्क ये हो जाता है कि इक्विलिब्रियम यानी आपका केसी तो तब अप्लाई होता है इक्वेशन पर जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका हो, और क्यूसी तब लगाया जाता है जब इक्वेशन में आपका इक्विलिब्रियम ना हुआ हो, यानी किसी भी स्टेज पे रिएक्शन के अदर देन इक्विलिब्रियम। ए एंड बी टू द पावर बी, फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन इसके लिए तीन कंडीशन आती हैं। कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है अगर किसी रिएक्शन के लिए केसी ग्रेटर देन क्यूसी से, तो रिएक्शन गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड। दूसरी कंडीशन होती है अगर केसी छोटा होता है क्यूसी से, तो रिएक्शन गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैक में चल जाएगी। और अगर थर्ड पार्ट केसी बराबर क्यूसी हो तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।
हाँ बेटा, अब हाँ हो गया, कंप्लीट हो गया।